बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, खान साहब को इस बात का यकीन है कि अगली हुकूमत वो बनाने जा रही हैं और शायद यही वजह है कि बजट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ये हुकूमत जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसमें मुतअद्दिद जमातें शामिल हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि अगला बजट जो है वो हम पेश करें और बजट ऐसा हो कि जिसमें आवाम को वाकई रिलीफ दिया जा सके, जैसे कि आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी अपनी जमात को और हुकूमत को ये हिदायत की है। अब इसमें माजरा ये है कि हमने माजी में भी देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज पर रिस्पॉन्सिबल ठहराती रही कि जाते जाते ऐसा बजट बना दिया कि जिससे आने वाली हुकूमत को मुश्किलात हों, जो कि एक जो ग्राउंड रियलिटीज है उससे हट के एक बजट बना दिया जाए सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। और यही इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हुकूमत पर भी आ रहा है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा ये बात कर चुके हैं कि हम ये चाहते हैं कि अगला बजट ऐसा हो, जो भी हुकूमत बनाए वो मुंतखब हुकूमत हो और ऐसा हो जिसमें IMF की जो शराइत हैं उनको मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि PTI को ये लगता है कि PDM IMF की शराइत को मलहूज़े खातिर नहीं रखेगी और आवाम को रिलीफ देने के लिए एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बजट जो है वो बनाने की कोशिश करेगी। एक और चीज़ जो खान साहब ने कही कि 14 मई तक ये हुकूमत अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं करती तो फिर हम उसी 14 मई की तारीख पर जाएंगे जो पंजाब में इलेक्शन की तारीख है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक। और आज दोबारा उन्होंने यही बात की है कि अगर ये 14 मई से पहले पहले असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं फिर तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, फिर तो हम पूरे मुल्क में एक ही तारीख पर इलेक्शन होने पर राज़ी हैं। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होगा। अब ये जो शर्त है कि 14 मई से पहले बाकी असम्बलियाँ भी तहलील कर दें, ये ऐसी शर्त है कि जो वाकई नामुमकिनात में से एक है फिलहाल, क्योंकि किसी सूरत PDM की जमातें जो हैं, PDM की जो हुकूमत है वो नहीं मानेगी इस चीज़ के लिए, जिसका बरमला इजहार वो पहले ही कर चुके हैं। इनफैक्ट सितंबर तक की जो है तारीख इस हुकूमत की तरफ से दी जा रही है कि अगर अक्टूबर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको एक महीना पहले यानी सितंबर में लेकर जा सकते हैं। अब ये मामला अगेन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अभी मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के बाद देखते हैं कि क्या इसके इम्कानात हैं कि कामयाब हो जाएंगे ये डायलॉग्स। इम्कानात गो के बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और वाकई अगर सियासी जमातें आपस में बैठ के अपने पॉलिटिकल इश्यूज रिजॉल्व कर लें तो क्या ही बात है और वाकई अवाम के जो असल इश्यूज हैं उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। अब हम अवाम की बात करें तो हुक्मरान इत्तेहाद की एक ज़ाहिर बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, उनके अपने एक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वो हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं जो कि उनकी पार्टी पॉलिसी से हट के हैं। अच्छी बात है, जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए, अगर वाकई उनकी ओपिनियन है सामने आनी चाहिए जिसपे उनको ऐसा लगता है कि जो निज़ाम है इस वक्त वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, ये निज़ाम नहीं चल रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यहाँ तक कहा कि इस वक्त जितनी जमातें भी पार्लियामान में मौजूद हैं इनमें से 10 लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जिनकी काबीना बनाई जा सके और वाकई वो अवाम के इश्यूज जो हैं वो हल कर सकें। और इस वक्त जो काबीना मौजूद है बकौल उनके, उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि इस मुल्क के इश्यूज के हल की तरफ कुछ सोच भी सकें। मजीद जो आपको याद होगा कि अभी रमज़ान में पंजाब में आटा स्कीम शुरू की गई, मुफ्त आटे की फराहमी। एक तो जो मनाजिर थे, जिस तरीके से ये तकसीम की गई वो बड़े दिल खराश थे, जहाँ पे लोगों की इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह की गई। लेकिन इसके साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जी ये जो 84 अरब लागत का आटा तकसीम किया गया है इसमें 20 अरब की चोरी की गई है। सुनाइएगा उन्होंने क्या कहा। आप इस निज़ाम से मुल्क के मामला हल करेंगे। अभी हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया। आप ये इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज। आपको इसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निज़ाम को बदलना होगा।
निज़ाम को बदलना होगा। अब एक ऑब्वियसली जो इंकशाफ हुआ है इसमें पंजाब के जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने तो डिफेंड किया ही किया, लेकिन विफाक के लोग भी डिफेंड कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं उन्होंने डिफेंड किया, ये कहा कि जी इस स्कीम के अंदर एक पाई की भी करप्शन जो है वो नहीं हुई। अब शायद जो माजी में होता आया है कि इस किस्म के इंकशाफात होते हैं, नैब में जाते हैं, तहकीकात होती हैं, लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है। शायद ये भी उन्हीं केसेस में से एक केस साबित हो। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और इमरान मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। इमरान मीर साहब, आप ही के तज्ज़िये से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि 14 मई तक हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करती है तो ठीक है, हम एक ही दिन एक ही तारीख पे इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम बाकी जो इत्तलात के मुताबिक KPK की तो डिसाइड हो ही जाएगी, लेकिन जिस तरह खान साहब चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का पंजाब का एटलीस्ट ऑर्डर है उस पर अमल दरामद हो जाए, तो ये किस तरीके से होगा? आपको लगता है कि मुमकिन है? मुझे नहीं लगता मुमकिन है ये, क्योंकि देखें अब तक जितनी भी चीजें पहले भी हुई हैं हम एक तसलसल के साथ देखते हैं। खान साहब ने बहुत सारी चीजों को ऐसे ही कहा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि वो बहुत सारी ऐसी सियासी जो फैसले थे वो दुरुस्त नहीं लगते थे, और उस वक्त भी हम लोग कहते रहे कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो सियासी तौर पे दुरुस्त नहीं लगते, और बाद में वक्त ने जाके उनको साबित भी किया। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं, जैसे पंजाब असम्बली की बात है, तोड़ने की बात है, KP असम्बली तोड़ने की बात है। शायद मुझे याद है आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि PTI के अंदर भी एक गालिब अक्सरियत KP के अंदर भी ये चाहती थी कि असम्बली ना तोड़ी जाए, और पंजाब में भी PTI के अंदर एक गालिब अक्सरियत चाहती थी कि ये असम्बलियां ना तोड़ी जाएं। लेकिन बहरहाल चूंकि खान साहब अपनी पार्टी के कायद हैं, फैसला तो उन्होंने ही करना था कि जो किया, लेकिन उन्होंने एक अपनी पार्टी के अंदर एक गालिब अक्सरियत के खिलाफ, जाहिर है ये लीडर का हक होता है वो जो भी फैसला करे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो इतना अच्छा फैसला नहीं है। क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि जब हुकूमत हमारे हाथ से निकलेगी, ये 4-5 माह की बात है, हम निकाल लें, इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि देखें वो सख्तियां भी आ गई, वो मुसीबतें भी आ गई, और मुझे याद है मैंने कई प्रोग्रामों में ये कहा कि PTI के लिए एक टफ टाइम है आगे। देखिए सियासी तौर पे आपकी ये बसीरत होनी चाहिए कि आप देख सकें कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके मुज़मरात क्या होंगे जो आप फैसला लेने जा रहे हैं, जो एक चीज करने जा रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, देखें खान साहब को आज भी इस कहने में मुझे ये आर नहीं है, खान साहब की आज भी पॉपुलैरिटी बाकी जमातों की निस्बत काफी ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, मुझे तो कम से कम नहीं है। लेकिन जब आप अपनी पार्टी के लोगों को एक लंबे अरसे तक एजिटेशन में लेके जाते हैं तो देखें वो भी इंसान है, वो तंग पड़ जाते हैं। कोई दुकान चलाने वाला होगा, कोई कारोबार चलाने वाला होगा, कोई नौकरी करने वाला होगा, वो हम देख रहे हैं कि देखें पिछले 1 साल से मुसलसल हर आने वाला दिन, कुछ दिन गुजरते हैं, हम निकले जी तहरीक के लिए निकले, फलां जगह पे आ जाए, रैली करने लगे हैं, जमान पार्क आ जाए, जमान पार्क भी हमने बहुत अभी तो एक और तहरीक का ऐलान उन्होंने कर दिया है, कोई हुआ। हाँ, तो होता क्या उसमें सादिया होता क्या है कि उसमें जो वर्कर है आपका, देखें वो थक जाता है। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो भी इंसान है। देखें जंगों में भी कहते हैं कि जंगें भी जब सिपा सालार अपनी फौज को जंग लड़वाते हैं ना, तो वो भी ये देखते हैं कि फौज थक ना जाए। इतना लंबा जंग लड़ने की सलाहियत नहीं होती, तो ये एक जंग है, तवील सियासी जंग है। बार बार निकालना, लोगों को लेके आना, सड़कों पे लेके आना, ये इतना आसान नहीं होता। लोग वोट डाल देंगे उनको, आज इलेक्शन हो जाए, 4 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए, उनको वोट डाल देंगे, लेकिन शायद एक बड़ी एजिटेशन के लिए लोगों को अब निकाल पाना ये इतना आसान काम नहीं है। और खान साहब की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, जो मैं कहता हूं आज से साल पहले भी थी, और एक वो ड्रावा था कि खान साहब के पीछे लोग बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जब आप बार बार जब उनको ला के कॉल दे के जब आप उनको एक्सपोज करेंगे कि वो उसको, फिर जाहिर है स्टेट के जो इदारे होते हैं उनके आगे एक ताकत होती है, रियासती ताकत होती है, वो जब इस्तेमाल की जाती है तो इतना लंबा अरसा किसी भी जमात के कारकुनों के लिए ठहरना इतना आसान नहीं होता। एजुटेशन की पॉलिसी पे आप नहीं ठहरे भी हैं, सारा कुछ हुआ है। हाँ जी, चल नहीं सकते, और इतना लंबा लेके चलना अपने कारकुनों को थकाने वाली बात होती है। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हासिल होने वाला है। अभी भी उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कह दिया
कि जी अब अगर हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो बिल्कुल कह दिए और अब ये आपको भी शायद लगता होगा ये बिल्कुल सही है। जो मुसलसल पॉलिसीज रही हैं एजिटेशन की, जो प्रोटेस्ट वो करते आए हैं उनकी हुकूमत के खत्म होने के बाद, चाहे वो 25 मई वाला मामला हो, लॉन्ग मार्च, वो खुद आए और फिर कॉल ऑफ उसको कर दिया, नेशनल असम्बली से बाहर निकलने की बात हो, 2 असम्बलियां तहलील करने की बात हो, आप सही कह रहे हैं कि वो इतनी एजिटेशन के बाद उन्होंने अपने वर्कर को जो है वो थका दिया। अब फवाद चौधरी साहब बहरहाल एक और तहरीक की बात कर रहे हैं और कल उन्होंने ऐलान भी किया है कि 3-4 शहरों में वो रैलीज भी निकालने जा रहे हैं। हालांकि एक तरफ जो है वो अभी डायलॉग भी जारी है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि फवाद चौधरी साहब ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि जी अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज करेंगे और कल रैलीज जो है इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में निकालने जा रहे हैं। अब मुझे दानियाल चौधरी साहब ब्रेक पे जाने से पहले, आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी, मैं सवाल यही कर रही थी कि जी 14 मई का एक बार फिर से खान साहब ने अल्टीमेटम दिया है कि तब तक अगर आप बाकी असम्बलियां तहलील कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक उसी तारीख को इंतखाबात होंगे। और अब ये वाली जो सूरत हाल है इसमें तो नहीं लगता कि मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे सिर्फ 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील करने की शर्त पे। तो अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तो पीटीआई कह रही है कि हम लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे, तो करेंगे क्या फिर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, पहले तो एक देखे ना, आपकी कोई भी चीज होती है, कोई भी नेगोशिएशन होती है, तो उसका सबसे पहले उसका यह इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपकी जो टर्म्स होती हैं कि आप उनके ऊपर या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं या आप जो बात करते हैं। इनका जो हदफ है ना, इनका हदफ कभी नेगोशिएशन है ही नहीं, ना था। ये वो जमात है जिसने जलाओ गिराओ की बात की, जिसने आग लगाने की बात की, जिसने मुल्क को बंद करने की बात की। सादिया, आज से 5 साल पहले आप इसी दिन में क्या हो रहा था? ये सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिए हुए थे, हमारी हुकूमत आए हुए 6 महीने थे, मुल्क को बंद करने की बात कर रहे थे, चाइनीज प्रेसिडेंट आपके मुल्क में आ रहा था, उसको सबोटाज कर रहे थे। तब क्या इशू था और तब और आज में क्या डिफरेंस है? देखिए, इनका कभी भी एजेंडा नेगोशिएशन नहीं है, ये फैशिस्ट जमात है। इन्होंने अपने लोगों को ट्रेन कर दिए गाली के ऊपर, इन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों को ट्रेन कर दिया बुरी जुबान के ऊपर, इन्होंने अपनी जमात के लोगों को ट्रेन कर दिया है कि आप सब कुछ चोर करें बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी भी चीज के, और उनको इतना ज्यादा कहते रहें कि आप उनको बिलीव करने शुरू हो जाएं। इनकी चोरी सामने आती है तो ये तब गालियां देते हैं, ठीक है, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है तो तब गालियां देते हैं। ये आप किसी टर्म्स के ऊपर आज मुझे बात बताएं कि हम नेशनल, आपके मुल्क जो है इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, आपका मुल्क का इतना बड़ा IMF का सारी नेगोशिएशन थे, हमने वो ऑडियो सुनी, हाँ ये कह रहे थे उसको नेगोशिएशन को हम डीरेल करें और वो कामयाब हुए। लेकिन देखें, एक चीज समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया कि वी स्टैंड वेयर वी स्टूड एट डे 1। ये एक पॉलिटिकल जमात, हम एक पॉलिटिकल जमात है, पॉलिटिकल कोलिशन है, और इनको उठा के इनकी करप्शन को, इनकी 2 नंबरियों को एक्सपोज किया है, इनको उठा के बाहर फेंका है, और द ओनली वे फॉर देम। अच्छा चलिए, मुझे वो बात आपकी सही है, उस पर भी आ जाएंगे, वो IMF के हवाले से और बजट के हवाले से कुछ और बयानात भी आए, उस पर भी मुझे आगे बात करनी है। लेकिन मैं बार बार ये पूछ रही हूँ कि देखें, अब ये इस 14 मई से पहले बाकी असम्बलियां तहलील करने की शर्त के साथ तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं। आपकी तरफ से जो स्टैंस है कि सितंबर से पहले सवाल ही पैदा नहीं होता, सो दोनों तरफ से मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। और अब्बासी साहब, आप लोग अब फिर से एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं। अभी तो मुज़ाकरात का कामयाबी नाकामी पता भी नहीं चली है। फवाद चौधरी साहब का पहले ही आ गया। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल साहब, आप बस करते हैं, आपके पास कुछ बात ही नहीं है, क्या करेंगे आप? चले, मैं मेरी बात कर लेंगे, ठीक है जी। पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं दानियाल साहब ने जो बातें की हैं उनकी बातों का जवाब दे दूं फिर आपके सवाल का। एक तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना इल्ज़ाम लगाते हैं, चोर चोर कहते हैं, सबूत नहीं देते। ओ भाई, आपकी पार्टी का साबिक वजीर आजम साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने 20 अरब रुपए का आटा चोरी किया है, आपने सुना है? ये मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो भाई आपके बारे में तो इल्ज़ाम ऐसे लगते हैं ना जैसे छोटे छोटे बच्चों को भी अगर मियाँ साहब का नाम लें उनकी जुबान से एक बात आती है, वो गली गली में शोर है। तो अगर हम कहें
तो चलें ठीक है, वो कहते हैं ना कैरेक्टर ढीला, तुम कहो तो रामलीला। आज आपका साबिक वजीर आजम मौजूदा नून लीग के वजीर आजम को कह रहा है कि आटे की 20 अरब की चोरी इन्होंने की है। लिहाजा आप ये ना कहें, आपका सिर्फ एक ही नाम है कि नवाज शरीफ क्या हो गया, खाता है तो कोई बात नहीं, लगाता तो है। तो ये नारा आपकी पार्टी का है, इसलिए मुझ पे इल्जाम ना लगाएं मेरी पार्टी पे, हम आपको चोर कहते हैं। चोर आपको मुशर्रफ ने भी कहा, चोर आपको पीपल्स पार्टी ने भी कहा, चोर आपको मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, और आज आप इकट्ठे बैठे हैं चोर चोर खेलते हैं, तो ये बात आपकी गलत है। नंबर 2, हम फाशिस्ट जमात हैं। यार अफसोस है, चौधरी परवेज इलाही के घर जिस तरह आपने कल गाड़ियां घुसाई, उसके गेट तोड़े, जिस तरह आपने इमरान खान के जब वो घर पे नहीं थे, इतनी जरूरत तो आपको है नहीं कि वो घर पे हो तो आप जाएं, घर पे नहीं थे, आपने उनका गेट तोड़ा। आपको फाशिस्ट कहते हुए थोड़ा सा जरा अच्छा, लेकिन आपने चौधरी सालिक हुसैन का बयान सुना है। ऑब्वियसली हमने देखा है पंजाब की निगरान हुकूमत ने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वफाकी हुकूमत ने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। चौधरी सालिक हुसैन के बकौल के परवेज इलाही साहब की साली जो कि उनकी फुप्पो हैं, उन्होंने कहा था कि जी परवेज इलाही साहब इधर हैं शुजात साहब के घर पे और आए जरा अरेस्ट कर लें। तो सालिक हुसैन साहब खुद ये कहते हैं कि इसमें कोई जाती खानदान की रंजिशें इन्वॉल्व हैं। सालिक साहब मेरे कोलीग रहे हैं, उनका एहतराम है, लेकिन सालिक साहब अगर गल इतने आ गई तो फिर माफी मांग लो। अच्छा, अगर आप वफाकी वजीर होके एक वफाकी वजीर होके आप वफाकी वजीर होके पुलिस के हमले को अपने फुफ्फो की तरफ कर रहे हैं ना, इसका मतलब है तुम्हारा सौदा बिक गया। ये कोई बात है? एक बंदा वफाकी वजीर है, पुलिस उसके अंदर उसके अब्बासी साहब जो है ना वो आज बातें ऐसी कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताएं ना, हुसैन साहब को जो पैगाम दे रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपके घर पे पुलिस का हमला हो, आप वफाकी वजीर हो, और आप इल्जाम दें खवातीन पे कि खवातीन ने तो नहीं ना कहा। ये तो ऐसी मैं रात को उनको टीवी पे देख रहा था, मुझे उन बेचारों की, मुझे सालिक साहब की बेबसी पे अफसोस हो रहा था कि बेचारे अच्छे खासे इज्जतदार खानदान से किन लोगों के साथ लग गए। अब आप लेकिन आप मुझे ये एक बात बताएं ना, आप कौमी असम्बली से निकले, वो पॉलिसी फेल हो गई, लॉन्ग मार्च पहले निकाली फेल हो गई, तो फिर वापस जाने की क्यों बात कर रहे थे अगर फेल नहीं होती? बाकी 2 सूबाई असम्बलियां तहलील की फेल हो गए, अब फिर कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो एक और लॉन्ग मार्च जो है मीर साहब ने भी किया। हम तो कह रहे हैं ना, आप वर्कर्स को निकाल राय रखने का हक रखते हैं, अपनी राय रखें, आपकी राय का एहतराम है, लेकिन मेरी जवाब आपने जाने देना है, ये ना आपके नजरिए के खिलाफ हो जाए। नहीं, आप दोनों का ख्याल है कैसे रोक सकते हैं? हमने जनाब वो बड़ी गलती की। देखिए, आप अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो जो पिछले 1 साल में आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ ने कहा था महंगाई कम करेंगे, हुई नहीं हुई ना? शहबाज शरीफ को समझ ही नहीं थी। इसहाक डार ने बढ़ के मारी थी कि मैं 200 से कम डॉलर लेके आऊंगा, हम कहते थे इसहाक डार को समझ ही नहीं है। अब आपको समझ आ गई, आप लोगों को भी समझ नहीं थी। आपके ख्याल था पता नहीं कितने बड़े अफलातून है। हम कह रहे थे कि मुल्क का मसले का हल है कि जनरल इलेक्शन की तरफ लेके जाए। अच्छा। और जनरल इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, वो मुश्किल फैसले करेगी, जो अभी आपने इंट्रो में कह रही थी, वो तभी करेगी जब उसके पास मैंडेट होगा। अब हम तो कौमी सोच रखने के लिए हमने इस्तीफे इज्तिमाई दिए थे, जब उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए, वो हमारा इलेक्शन हमें नहीं मिला, हम इसलिए वापसी की बात करें। हमारा नजरिया, हमारी सोच में कोई फर्क नहीं है। वो अलग बात है कि हम जिनके टाई चढ़ गए उनका ना कोई आइन पे एतबार है ना उनको कोई फिक्र है। ठीक है, आपका आज जो हसीन एक पंजाबी और उर्दू का इम्तिजाज है ना, आई एम रियली एंजॉयिंग दैट। इमरान मुल्क में आइन और कानून की बात करते हैं, 14 मई को इलेक्शन होने हैं, इतने किसी को फिक्र है? हमने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ऑर्डर हतमी है। मुझे पता है इन्होंने शुगर लगाया मुल्क का। अच्छा, किसी इदारे को जरा बराबर परवाह है कि शहबाज शरीफ फारिग हो रहे हैं। इमरान मीर साहब, अब मुझे अब इन्होंने जो डिमांड की है कि जी जो अगली हुकूमत आती है ना मुंतखब, वो उसको बजट बनाने का हक होना चाहिए। PMLN PDM अगर ये बनाती है बजट, तो ये ऐसा बजट बनाएंगे, आवाम को रिलीफ दे देंगे बहुत ज़्यादा, जो कि इनको आगे इलेक्शन में हेल्प करेगा। और फिर बाद में इनको, क्योंकि ये इसलिए क्लेम करते हैं कि हमें यकीन है कि हमने अगली हुकूमत बनानी है, तो जब हम आएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी, तो IMF की शराइत के मुताबिक बजट बनाना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि जी ये हुकूमत जो है वो पहले ही बजट से पहले चली जाए। फिर क्या होगा इस शर्त के साथ जो खान साहब कह रहे हैं? क्योंकि ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये तो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले, सदाकत अब्बासी साहब हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे प्यारी बातें करते हैं,
मैं इनकी बात से एक बात कहूं, देखें इन्होंने कहा कि जी आज हम जिनके ढाए चढ़े हुए हैं, और मसला तो यही है कि ये दोनों पार्टियां जब बारी बारी अपने जिसके ढाए चढ़े होते हैं उसका नाम नहीं लेते। ये मसला तो ये है कि जब ये इक्तदार में हैं, दोनों पार्टियों ने, एक ने ज्यादा इक्तदार देख लिया, दूसरे ने कम इक्तदार देखा, लेकिन दोनों ने भुगत लिया। लेकिन ये दोनों, मुझे अफसोस ये होता है कि ये आपस की छोटी छोटी लड़ाइयों के ऊपर खड़े रहते हैं, और उस नुक्ते को देखें, ये जुर्रत करके आना चाहिए। ये दोनों बड़ी जमातें हैं, जाहिर है सियासत में से आप निकाल नहीं सकते, अवाम जिसको वोट देंगे वो हर दफा एक सी मकबूलियत नहीं रहती, जिसको वोट देंगे वो मुल्क को इसको चलाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इस नुक्ते पे ये क्यों कंसेंसस नहीं करते, ये इस चीज को तय करते हैं, ये जो बार बार कहते हैं कि ये हम ढाए चढ़े हैं, पहले वो ढाए चढ़े हुए थे, आज ये ढाए चढ़े हुए हैं, तो ये क्यों नहीं तय कर लेते कि भाई हमने किसी के ढाए नहीं चढ़ना, हम इक्तदार में हो तब भी नहीं आपको ढाए चढ़ने देना, जब आप इक्तदार में होंगे हमने तब भी नहीं ढाए चढ़ने देना। लेकिन बदकिस्मती से हमने सारा कुछ देख चुके हैं। जो होगा उसके लिए तो सब अच्छा है। देखिए ना, मैं मिसाल के तौर पे हम इतना अरसा हो गया, अब चौथी दिहाई के खत्म होने को आगे हम सहाफत करते हैं भी, मार्शल्लाह के अदवार भी देख लिए, सारे जमहूरी अदवार भी देखे। हम चाहते हैं कि कोई भी सियासी जब गवर्नमेंट आए वो मजबूत हो, इतनी ताकतवर हो कि वो अपनी टर्म्स के ऊपर अपनी बातें मनवा सके। लेकिन होता क्या है कि जब गवर्नमेंट जाती है तो वो एक ऐसे नामालूम कंधों पे चीजें डाल दी जाती है। मिसाल के तौर पे अभी हम ये कल चौधरी परवेज इलाही साहब के घर की बातें कर रहे हैं, तो वो फेडरल गवर्नमेंट कह रही जी मुझे नहीं पता, जो पंजाब की गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट है वो कह रही है मुझे नहीं पता। भाई कौन कर गया फिर ये आपको नहीं पता अगर तो इसी तरह से बहुत सारी बातें ऐसी थी जब खान साहब को भी हम एक मजबूत वजीर आज़म के तौर पे देखना चाहते थे, और वो गो के कहा भी करते थे उस वक्त जब वो वजीर आज़म थे, उन्होंने कहा कि मैं सारे जो फैसले करता हूं उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं कल को ये नहीं कहूंगा। लेकिन बदकिस्मती से आज देखिए वो गिला करते हैं कि जी सारे फैसले उधर से होते थे। अच्छे तरीके से याद है क्योंकि डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी खान साहब से सवाल पूछा जाता था, जब कुछ सहाफियों के भी वाकयात हुए थे कि वो गायब हो गए, किसी को मार पड़ गई, कुछ हो गया, तो खान साहब जी उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उसको कहा था हमने कि हमने नहीं किया, हमारी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो उनको भी हमने नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही पता कि क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें हम लोग तो बदकिस्मती से देखें ना, हम लोग तो उस विक्टिम कम्युनिटी से है ना, कभी इस साइड की विक्टिम कम्युनिटी से है, यानी वो फेस पे जो गवर्नमेंट होती है उस साइड उसके ऊपर मुद्दा पड़ता है, तो कभी दूसरी साइड की गवर्नमेंट होती है उस साइड के विक्टिम होते हैं। लेकिन दोनों हुकूमतें जब वो हुकूमत में नहीं होते वो कहते हैं जी हमारा तो नहीं काम था, हमने तो नहीं ये किया। तो भाई फिर आपस में आप ये वाले नुक्ते पे क्यों नहीं आके इत्तेफाक करते कि हम इस चीज को मुस्तकिल एक मुदाखलत को खत्म करके एक सही मानों में इसको जमहूरी रवश पे डालें इस मुल्क को, ताकि कल को देखें खान साहब भी आए तो खान साहब भी ये गिला ना करें कि मुझे किसी और की तरफ से दबाव था, बाकी सारी सियासी जमातें उनके साथ खड़ी हो आके इस नुक्ते पे भाई हम आपस के मामला आपस में निपटाएंगे, पार्लियामेंट में आके निपटाएंगे, हम किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे। कहते हैं कि जी हम इक्तदार में हो तो बाकी सब ठीक है, बाकी जो मर्जी होता है। मुझे मेरी ख्वाहिश, अभी जो पहले बात हो रही थी बजट के हवाले से, खास तौर से मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्योंकि पूरा एक केस जो है वो बासी साहब ने यहाँ पे बनाया है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया है, बड़े दिनों से हमाद अजहर साहब भी बात करें, फवाद भी बात करें, खुद खान साहब ने भी बात की है कि मुंतखब हुकूमत जो है वो बनाएगी बजट। सो आपको वो कहते हैं कि जी हक ही नहीं है क्योंकि आप मुंतखब होके नहीं आए हुए। देखिए सादिया, पहले तो मैं सदाकत अवासी साहब की बात का ज़रा थोड़ा सा जवाब दूं। इनकी पंजाबी भी निकल रही है, इनकी उर्दू भी निकल रही है, इनकी चीखें भी निकल रही हैं। जो हालात इसी तरह चलते रहे, इनकी करप्शन और इनकी चीज़ों को एक्सपोज हो रहे हैं, इनकी पश्तो भी निकलेगी। और टाइम विल टेल कि हाउ बैडली दे हैव डैमेज्ड द कंट्री, हाउ बैडली जो 4 साल में इन्होंने मुल्क के साथ किया। पाकिस्तान की 70 साल की दिहार में पाकिस्तान का ऐसा नहीं हुआ। जो आपके मैशत का हाल छोड़ के गए, आपने ब्रिंक ऑफ कोलैप्स के ऊपर छोड़ के गए, आपने माइंस बचा के गए, IMF से मुआहदे करके उनको ब्रीच करके गए कि ये चाहते थे कि डूब जाए, ये चाहते थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी तो आपकी PIA का जहाज़ की पूरी इतनी बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस एक वीरान बस बन गई, क्योंकि ये लैंड माइंस बिछा के गए थे औरों के लिए। और उनको देखिए, हम इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान को इन्होंने बार बार कहा कि अभी हम बैंक करप्ट हो जाएंगे, बैंक करप्सी डिक्लेयर हो गई है, ये हो गई है। हम कोई कोलैप्स नहीं किए,
हम पाकिस्तान को वापस वहीं लेके जाएंगे जहां छोड़ के गए थे, और इलेक्शन तब होंगे जब मैशत बेहतर होगी। ये बात बड़ी कान खोल के सीख लें, पश्तो बोलें, अरबी बोलें, उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, इलेक्शन तब होगा भाई जब आपकी मैशत बेहतर होगी। उसको वहीं छोड़ के जाएंगे हम जहां छोड़ के गए। हाँ, उसमें हम तो टाइम के ऊपर बैठ के बात करेंगे। हमें इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर का टाइम है, अक्टूबर नवंबर का टाइम है। सादिया, हम किसी के लिए देखिए, बात सुने, नहीं वही जो टाइम है, देखिए हम लैंड माइंस नहीं छोड़ के जाना चाहते किसी के लिए। एक इंटरम सेटअप आए, लैंड माइंस हो और आप फिर कोलैप्स कर दें, हम उसकी सिमत सीधी करेंगे। हमने पहले भी की थी, अब भी करेंगे। वो सिमत सीधी होगी। ये इनकी गाली गलोच से पाकिस्तान की सियासत आगे निकलेगी, हम और चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अगेन सवाल वो ये इनको ये लगता है कि आप जून में कैसा बजट दे देंगे, एक सेकंड में ऐड करूं, आवाम को रिलीफ देने के लिए, बाद में पीटीआई आएगी तो वो कहते हैं हमें मुश्किलात, हम कौन सा बजट दे सकते हैं? बजट में मुझे बात बताएं, पूरे करेंगे ना यार। ये सादिया, ये इतने नालायक लोग हैं, ये इतने नालायक लोग हैं, इनको यही नहीं पता ये अपने मुल्क को 2 अरब डॉलर के लिए, 3 अरब डॉलर के लिए बेच के आए हुए हैं। हम कोई बजट रिलीफ वाला बजट नहीं दे सकते, हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते। हम चीज़ों को खाली एक बेहतर सिमत में लेके जा सकते हैं कि आपकी मीशत, इकोनॉमी, चीज़ें एक बेहतर रास्ते पे चले, लोग गरीब के ऊपर और बोझ ना पड़े, और चीज़ें थोड़ी कूल डाउन हो, और मार्केट में पैसे की सर्कुलेशन ज़्यादा हो। जो इन्होंने अपने जेबों में डाले हैं, ये मुझे बताया ना, जो इन्होंने अरबों डॉलर मुंह पे मारने थे, वो किधर गए हैं अरबों डॉलर जो मुंह पे मारने थे? इन्होंने झूठ, वो नौकरियां जो इन्होंने 1 अरब नौकरियां की, जो करोड़ों घर किए, वो किधर हैं? लोग आज भी मुंतजिर हैं, वो कट्टों वाले आज भी मुंतजिर हैं, जिन्होंने कहा था कट्टे लो, बच्चे देंगे, मुर्गियां लो, अंडे देंगे, मुल्क की मैशत बेहतर करेंगे। लोग अंडे उठा के फिर रहे हैं गलियों और बाजारों में और कह रहे हैं वो डॉलर किधर हैं जो अंडे दे के हमने लेने थे। आज भी आपका मुल्क और आपकी चीजें जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं लगे। हाँ, तो जरा क्विकली शायद खान अब्बासी साहब की बात पे भी जवाब दे दें, फिर सदाकत अब्बासी साहब एक चीज के ऊपर बात करना चाहता हूं, खाली एक चीज, आटा स्कीम में आपने बात की जी सादिया, इन्होंने बात की, देखिए एक क्विकली एक चीज इन्होंने बात की कि यार के जो दूसरे मेरे भाई हैं कि खुल के नाम नहीं लेते। सादिया, हम तमाम चीज़ों को मसाके जमहूरियत के बाद हम हर चीज़ को पीछे छोड़ के आ गए थे। ये इंटरफेरेंस और नॉन इंटरफेरेंस को हम पीछे छोड़ के आ गए थे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज जो ऑन बोर्ड हैं उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को पीछे छोड़ के आ गए थे। इमरान खान की जमात ने अपनी मर्जी से, वो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में कहता रहा, इन्होंने लोगों के गहरबान पड़े, चादर और चारदीवारी की का तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा, लोगों की बीवियों, बेटियों, माओ, बहनों के ऊपर झूठे पर्चे किए, और जो इन्होंने किया उनके ऊपर उसका 1% भी नहीं हो रहा। हम 1% में, इमरान खान खुद बैठ के मॉनिटर करता था, मेरी शादी, मेरे वलीमे के दिन मेरे ऊपर पर्चे काटे इन्होंने। 500 वलीमे के बाहर लोग आ रहे थे, 500 बंदा इन्होंने पुलिस का खड़ा कर दिया कि लोग ना आ सके। इन्होंने लोगों को अस्पतालों से अरेस्ट किया। ये फैशिस्ट माइंडसेट था, और हमने इसका 1% भी ना हमने फिरोग दिया, ना उन ब्यूरोक्रेट से, ना उन सियासतदानों से ना बदला लिया। और हम आज भी कहते हैं कि इन तमाम लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आगे चलें, मैशत को बेहतर करें, लोगों के घर में आटा होगा, चीनी होगी तो मुल्क बेहतर होगा, कोई चीजें बेहतर होंगी। दूसरा, आपने शाहिद साहब की बात की, सीनियर बंदे हैं, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, लेकिन अब्बासी साहब वाली बात का जवाब मैं लेती हूं, लेकिन पहले सदाकत अली अब्बासी साहब आपकी करप्शन की बात जवाब दे दें, फिर मैं साबिक वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट पे आ जाती हूं। करप्शन की देखिए ना, ये अभी तो दानियाल साहब कह रहे हैं, दानियाल साहब बस कर देना, जवाब ले लें, फिर मैं शाहिद खान अब्बासी के बयानात। उन्होंने कहा कि जी हमने कोई करप्शन की है, और भाईजान बस कर देना। आपने कहा जी हमने कोई करप्शन की है, अगर हमने कोई करप्शन की होती तो मेरे भाई आपको 147 केस इमरान खान पे करने होते, तौहीन अदालत, दहशतगर्दी, तौहीन मजहब, तौहीन इदारा, तौहीन शख्स, और इतना पता नहीं क्या क्या आपने किया है, तो कोई केस करने पड़ते। आप एक केस इमरान खान पे करप्शन का आप नहीं कर सकते, जिस तरह मियाँ साहब पे 2 दर्जन करप्शन के केसेस हैं और 2-3 में सजा भी हुई है और वो भागे हुए भी हैं। लिहाजा करप्शन की बात तो आप पीटीआई पे ना करें। हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम इलेक्शन तब कराएंगे, आप होते कौन इलेक्शन तब कराने वाले? मुल्क में एक आईन है भाई मेरे, और 14 मई को, ये मैं आपको बताऊंगा परसों, कि 14 मई को इलेक्शन पंजाब का हो रहा है। ये आप किसी गलतफहमी में रहे, हो रहा है कैसे? जी हो रहा है पंजाब का अभी तो इलेक्शन 14 मई को। इलेक्शन कमीशन ने काम करना ही रोक दिया है, वो कह रहे हैं नामुमकिन हो गया 14 मई को इलेक्शन कराना। जो बैलेट पेपर्स छपने थे, वोटर लिस्टें छपनी थी, वो प्रिंट कराना बंद कर दिया उन्होंने। ये अब आप जो बात कर रही है ना, मैं भी थोड़ा बहुत चला इसी सिस्टम का हिस्सा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी हुई है,
पाकिस्तान में दुनिया की कोई ताकत उस डेट को चैलेंज नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ घर जाए, राना सनाउल्लाह घर जाए, वजीर कानून घर जाए, वजीर खजाना घर जाए, वो फैसला होना है। ठीक है, अगर कोर्ट समिति है 1-2 हफ्ते आगे पीछे करना तो वो हो सकता है। ये जिस तरह कह रहे हैं हम तब इलेक्शन कराएंगे जब क्या होगा, जब मैशत ठीक होगी। दानियाल साहब नहीं समझिए, मैशत तो आपको ठीक करनी आती नहीं। अगर आती होती तो जो आपका मैशत का सबसे बड़ा इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर इसहाक डार साहब थे, वो तो कहते थे आएंगे तो डॉलर नीचे आ जाएगा, वो तो और ऊपर चला गया। वो कहते थे महंगाई इमरान खान की 12% थी और आपकी तो इस वक्त 38% महंगाई है। तो आप मुझे बता दें, शहबाज शरीफ साहब जिनको आप बहुत बड़ा स्पीड समझते थे, मुझे आप बता दें कि पिछले 13 महीनों में शहबाज शरीफ ने मुल्क की मैशत का कोई एक पॉइंट भी ठीक किया हो? सब चीजें ही खराब हैं, आपको पता भी है। बाकी करप्शन की बात तो आपने शायद खान साहब की बात का जवाब नहीं दिया। अगले राउंड में जवाब लेते हैं उसका। मैं ये कह रहा हूं, एक और बात मुझे आप बताएं, हम सारे आइन के मानने वाले, इस वक्त 2 सूबाई हुकूमतें गैर आईनी हुई हुई हैं, उनको फिक्र नहीं, हम इलेक्शन नहीं करा रहे। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं ना, आपके वो स्पीकर साबिक स्पीकर खुद ये बात कर चुके हैं कि जनाब हमने असेंबली रिस्टोर करने की एप्लीकेशन दी है। आपके साबिक वजीर आला ये बात कर चुके हैं। आप लोग तो चाह रहे हैं बहाल हो जाए असेंबली। मुझे ये बताएं ना, जब की और पंजाब की टूटने के बाद 90 दिन गुजर जाएंगे तो मुल्क में कोई एलियंस बैठे होंगे, तो वो जो असेंबलियां आपने तहलील की हैं उनको वापस रिस्टोर कर दिया अदालत की पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करना तो असेंबली पॉलिसी नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ, परवेज इलाही साहब आपकी पार्टी के सदर नहीं है। अभी कोई मेरे हिसाब से तो कोई, मेरी मालूमात तो कैसी कोई पिटीशन नहीं हुई, लेकिन अगर हुई भी है तो 90 दिन में जब इलेक्शन नहीं हुए, आइन टूट गया तो असेंबली तो आपकी पार्टी के सदर ने कहा है ये। यदि इमरान खान ने 90 और क्या कहा था, 1 करोड़ नौकरियां और 50,000 घर देने थे, तो इमरान खान ने नहीं दिए तो लोग नाराज हैं। बेटा आओ ना, जरा कल फैसला करें, वोटर के पास जाते हैं, देखते हैं छोटा भाई हमारा। मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक से आज ना तो पता करते हैं आवाम को करोड़ नौकरियां मिली कि नहीं मिली और आपको लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने एक तो अदालत के हवाले से बात की है कि अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो सालिसी का या मुज़ाकरात का कह दे, जो कि ऑब्वियसली हमने देखा है कि एक हुक्म आया 14 मई की तारीख आई इलेक्शन के, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप लोग आपस में बैठे डायलॉग करें, और उस हुक्म के बाद हम देख रहे हैं कि ये लोग बैठे हुए भी हैं। और कल ही जो एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे की मुबैना ऑडियो आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के साथ, उस पर भी उन्होंने बात किया। जरा सुनाइएगा क्या कहा। बेचते हैं, और इससे ना सिर्फ यह है कि साकिब निसार साहब और उनका खानदान बेनकाब हुआ है, बल्कि उस बेनकाब जो है साथ साथ पीटीआई की जो है लीडरशिप हुई है कि वो टिकटें बेच रहे हैं। अच्छा जी, दूसरे के ये एक तो चला दिया आपने, दूसरा वाला भी चला दीजिएगा जिसकी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर में। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है कि अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है, लेकिन मीर साहब मुझे बताइए कि आखिर ऐसी नौबत क्या आई कि एक ऑर्डर करने के बाद, एक तारीख अनाउंस करने के बाद खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदालत में जाके ये बात करते रहे कि जी आपका जो हुक्म है वो 14 मई का है और उस पर आप अमल करवाएं, बाकी कुछ ना कहें, क्योंकि ये मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है पीडीएम वाले। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को इनको बिठाना पड़ गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेबल पे आ गई। क्या हुआ ऐसा? देखिए सादिया, आप भी जानती हैं कि यहाँ आपके इस्लामाबाद में और आसपास में बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे भी चल रही होती है ना, बहुत सारी बातें जो हम यहाँ पे नहीं करते स्क्रीन पे आके, लेकिन हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत सारी बातें जो पीटीआई की तरफ से क्लेम कर रहे होंगे, ये भी किसी पे इन्हिसार कर रहे हैं, और वहाँ जो हुकूमत है पीडीएम की, अगर वो भी देखें तो बहुत सारे काम करने की उनमें भी सकत नहीं है, वो भी किसी और की तरफ देख रहे हैं। वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं, शेल्टर मिलता है, तो उनको लगता है कि शायद ये चीज़ें अब नहीं होनी। देखें, मुझे भी पता है, आपको भी अंदाजा है कि किस तरह से निजी महफिलों में वहाँ गुफ्तगू होती है कि इलेक्शन कौन नहीं करवाना चाहता, क्या नहीं, किस तरह से नहीं होने, और ये सारी चीजें ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। मेरे ख्याल है ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि किस तरह से ये मामला चलते हैं। कुछ ऐसी मुलाकातें भी थी जो ऑन रिकॉर्ड भी आई, जिनको कहा भी गया कि हाँ ये मुलाकातें हुई हैं, चीफ जस्टिस साहब की भी हुई हैं, और जाहिर है उनमें बातें कन्वे की जाती हैं जिस तरह से यहाँ पे हम देखते भी हैं
कि जिनको हम बार बार कहते हैं कि जिनका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारा हिस्सा उनका होता है, बल्कि मुझे लगता है कि गालिब हिस्सा उन्हीं का होता है। तो अल्टीमेटली शायद हमारी सियासी जमातें भी सरेंडर करके शायद सारा उनके पलड़े में डाल देती हैं बातें, और फिर अल्टीमेटली फैसले वही होते हैं जहां पे वो तय होते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि हमारे और से आपको भी पता है कि उसी सिमत में जा रही हैं। हम किसी में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हैज ऑलवेज बीन एट वर्क। वो काम, वो नजरिया जरूरत जो है ना, वो कहीं ना कहीं चलता रहा है। अब ये जो सूरत हाल है कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहब कहते हैं आप जाएं, अपने इश्यूज रिजॉल्व करें, टेबल पे बैठें, ये टेबल पे आ जाते हैं, लेकिन 14 मई को से पहले असेंबली तहलील नहीं होती, तो ऑब्वियसली इनका एक अपना स्टैंस है। उसके बाद वो कोर्ट में जाएंगे कि जी 14 मई का तो आपका हुक्म है, इस पर अमल दरामद करा दें। वहां पे फिर क्या होगा? वहां पे वाकई अदालत कह देगी कि जी करा दें, या फिर ये जो मुज़ाकरात पे इनको लगाया है और कहा है कि आप रिजॉल्व करें, इसी से कोई हल निकलेगा? देखिए, उसमें पहली बात तो यह है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का काम तो पंचायतों का काम नहीं है। पहली बात तो यह है, होता यह है कि हर इदारा अपने दायरे के अंदर नहीं है। हर इदारा, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने दायरे के अंदर नहीं है। जो जुडिशरी का जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी देखते हैं कि बहुत सारी, यानी अगर हम देखें तो एस्टेब्लिशमेंट में है, जुडिशरी में देखें, पार्लियामेंटेरियंस में देखें, हर एक ने अपनी अपनी सतह पे बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। मैं तो इस चीज का हक में नहीं हूं कि चीजों को इंतहा पे लेके जाएं और अल्टीमेटली फिर वही आप आके करें। मेरा ख्याल है गलतियां सबने की हैं, किसी ने ज्यादा की हैं, किसी ने कम की हैं। ये बैठ जाए, अपने मामला सुलझा लें, जो मुतफिका नुक्ते हैं उनके ऊपर तय कर लें कि भाई ये मुद्दा देखें, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, पीटीआई भी नहीं चाहती, मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहती, तो इस चीज को, नुक्ते को क्यों नहीं तय कर लेते कि भाई आइंदा जब भी हम चाहे अपोजिशन में हो चाहे इक्तदार में हो, हम एस्टेब्लिशमेंट की मदद इस तरह से नहीं लेंगे, हम उस तरह से उनकी मुदाखलत को नहीं चाहेंगे। लेकिन है ये कि हम सारे के सारे उसी तरफ देख रहे हैं कि वहां से क्या इशारा होता है, उनके जो है पांव जिस पलड़े में पड़ेगा वही अल्टीमेटली फैसला होगा। तो ये तो अच्छी रवायत नहीं हम डाल रहे इस चीज को। और जो एजिटेशन का मैंने जब कहा है कि एजिटेशन भी आप कितनी की लंबी जंग लड़ लेंगे, या तो फिर खान साहब के पास एजिटेशन भी कितनी कर लेंगे। बिल्कुल, ये अब्बासी साहब ऑब्वियसली थोड़ा सा, हाँ जी, कितनी कर लेंगे। अब्बासी साहब ने तो ज़ाहिर वो डिसएग्री करेंगे, वो पीटीआई को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आप मुसलसल जो एक एजिटेशन की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं वो भी आप कब तक लेकर चलेंगे? मैं तो रियलिटी की बात कर रहा हूं। देखिए, तकलीफ होती है ना, असल इश्यूज जो आवाम के इश्यूज हैं। अगर बजट हो, आप अनाउंस करते हैं, ये बजट पेश करते हैं, तो उसमें आपने पहले ही कह दिया कि जी हालात ये ऐसे छोड़ के गए हैं कि आवाम को रिलीफ देना उस बजट में पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी तरफ जो हम पहले बात कर रहे थे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा पार्लियामान है इसमें 10 लोग भी ऐसे नहीं हैं कि जो जिनकी काबीना बन सके, और जो अभी काबीना है उसमें ये सलाहियत ही नहीं है कि आवाम के इशूज़ जो हैं वो रिजॉल्व कर दे। तो फिर ये आपने जो कहा था कि अक्टूबर नवंबर तक हो जाएंगी चीज़ें बेहतर, कैसे होंगी? देखें सादिया, पहले तो मैं इनकी जवाब दूं सदाकत साहब का। ये होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो कभी हर वक्त किसी पॉन्जी स्कीम की तरफ लगे होते हैं। ये इनका माइंडसेट है। पहले इन्होंने शुरू किया कि नादरा में पैसे जमा कराओ। मैंने क्या नाम, शुरू तो शौकत खानम से हुए हुए थे कि जो इनकी अपनी जमात के लोग बताते रहे किस तरह पैसे खाते रहे, लेकिन उसके बाद हुकूमत में आके इन्होंने नादरा में नया ड्रामा लगा दिया कि पैसे जमा कराओ, आपको घर जाएंगे, घर देंगे। वो पैसे खा गए। फिर फ्लड्स जब आए तो इन्होंने उसके ऊपर इन्होंने एक ड्रामा शुरू कर दिया, पता नहीं कितने 12,000 अरब जमा कर लिए, 13,000। वो हम हुकूमत देख रही है वो हज़ारों अरब रुपये किधर गए। फिर उन्होंने डैम के ऊपर पैसे जमा कर दिए। वो डैम के जब इलेक्शन की बात आई तो हमने कहा जो आपने 20 अरब रुपए आपने जमा किया हुआ था डैम्स के लिए, वो इलेक्शंस में हम लगा देते हैं। वो चेक किया, उधर भी कोई पैसे नहीं। फिर ये तोशे खाने की, मक्का और मदीने की घड़ियां बेचते रहे, वहाँ भी ये। फिर और अब जब एंड में इनके पास कुछ भी बेचने के लिए नहीं रह गया तो टिकट बेचने पे आ गए हैं। कभी वो जजेस को इस्तेमाल करते हैं, कभी क्या करते हैं। ये जो है ड्रग एडिक्ट्स हैं। अच्छा। इनकी जो चीखें निकल रही हैं वो उससे निकल रही हैं क्योंकि एक्सपोज हो गए। अच्छा। जब एक्सपोज हो गए तो अब इनके पास कुछ है नहीं। कभी कहेंगे बेटा मैदान में आओ, कभी ऐसी बातें करेंगे। सरकार अपना पुराना रिकॉर्ड देखें। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप माशाल्लाह के अपना रिकॉर्ड देखें और आपने क्या हाल किया इस मुल्क का। आप अपनी चीज़ें देखें। इन्होंने पाकिस्तान के साथ, इन्होंने मुल्क के साथ वो बुरा हाल किया है, और अब अपने आप को जस्टिफाई किस तरह कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टेटमेंट दे दिया है कि जो स्कीम है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ओ भाई, शाहिद खाकान अब्बासी को तो आप गालियां दे रहे थे, आप उसको छोड़े, आप अपना बताएं।
और आप 20 अरब देखें की कि corruption किसके ऊपर चोरी। बेनजीर इनकम सपोर्ट के थ्रू पैसे दिए गए। 1 रुपए की बेनजीर इनकम सपोर्ट के डेटे के थ्रू पैसे गए, उसी तरह गरीब लोगों को पैसे मिले। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि इनकी तमाम चीज़ों के बावजूद हमने कोशिश की कि गरीब को फैसिलिटेट करें। यह एक हमारा एक अनफॉर्चुनेटली अलमिया है कि यहाँ वलीमे पे भी खाना लगे तो उसमें भागदौड़ ऐसी हो जाती है कि लोग गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये आप अपने मुल्क को आप यहाँ कौन लेके आए हैं? इन्होंने 4 साल में पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है कि पाकिस्तान वॉज एट ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। हमने अपनी सियासत के लिए मुश्किल डिसीजन लिए, हमने सख्त डिसीजन लिए, लेकिन हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। और इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बेहतरी है सादिया, मुल्क बेहतर होगा, मैशत बेहतर होगी, वापस आपकी इंडस्ट्री लगेगी, वापस आपकी बिजली का जो बहरान इन्होंने शुरू किया था वो ख़त्म होगा, वापस आपको पाकिस्तान के डॉलर, पाकिस्तान की करेंसी स्टेबलाइज होती हुई नजर आएगी। और आप में इनकी तमाम सादिया, इनकी चीखों, इनके पुकार, इनके झूठों के बावजूद और इनकी नेगेटिव गुफ्तगू के बावजूद इंशाअल्लाह ये हमारा मुल्क है। हम दुनिया के सामने आके इसको चोर नहीं कहेंगे, हम यूएन में खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि मुल्क में 70 साल तक जो भी आया वो चोर था। हम अपनी गलतियों को, दानियाल एक और बात बताइए कि देखें असल इशू जो आप लोग कहते हैं, जो पीडीएम कहती है कि वो इनके लिए बना हुआ है क्योंकि ये पार्लियामान से बाहर हैं, इसलिए इस पार्लियामान को नहीं मान रहे हैं और सब कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पिछले दिनों जो मुज़ाकरात में एक शर्त आई वो ये आई कि आप ठीक है वन टाइम कंसेंसस के तौर पे इलेक्शन को डिले करने के लिए आप एक आईनी तरमीम कर लें, और आईनी तरमीम अगर करनी है तो फिर हमारे इस्तीफे वापस करें ताकि हम पार्लियामान में आ जाएं और वो आईनी तरमीम जो हो उसमें हम शामिल हो सकें। सो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? सादिया की घर की लुडो तो नहीं है ना कि गोटी मार गई। सादिया मुझे बात बताए ना, इनकी ज़हनी कैफियत देखे सादिया, इनकी ज़हनी कैफियत देती है। लुडो तो नहीं है कि गोटी मार गई तो फिर आपको चांस दे दिया आप गोटी फिर लेके आ जाओ। सरकार ये मुल्क है, ये मुल्क है, यूं नहीं चलता। आपने अपनी खुद गोटियां मारी हैं, आपने अपने आप को खुद अपने पंजाब खुद छोड़ा के खुद छोड़ा, क्योंकि इमरान खान की फैशिस्ट माइंडसेट ने कहा। किसने कहा था आपको बाकी साहब असम्बली तहलील करने का और कौमी असम्बली से निकलने का? अच्छे खासे आप एमएनए थे, कौमी असम्बली में बैठे हुए थे। अच्छा, 2-3 बातें। एक तो जो शाहिद खान साहब की बात है, ये कह रहे हैं कि हम उसको देखें, वो संजीदा बात है। एक नून लीग के टिकट पे मुंतखब हुआ हुआ एमएनए, पाकिस्तान के पैसे हैं, ना वो शहबाज साहब के पैसे हैं, ना शाहिद खान के पैसे हैं, आपके और मेरे पैसे हैं। और मैं इन्हीं पैसों के दफा के लिए मैं भी एमएनए बना, ये दोबारा बनना चाहूंगा। अगर 20 अरब रुपया एक नून लीग का एमएनए कहता है, उसको गैर संजीदा ना नैब को लेना चाहिए, ना मेरे भाई छोटे भाई तो नैब जो दानियाल को लेना चाहिए। ये नैब पता है क्या? नैब वो इदारा है जिसपे डे 1 से शाहिद खान अब्बासी का एक बड़ा क्लियर मौकफ है कि इसको खत्म कर दें, इसने मुल्क को तबाह कर दिया है। अब नहीं, वो अभी भी कहते हैं, वो कहते हैं नैब जब तक खत्म नहीं होगा ना इस मुल्क से इसका हल नहीं निकलना मसाइल का। लेकिन तो ये नैब में जैसे पहले केसेस दौरे हुकूमत में भी गए थे ना, निकला कुछ नहीं, ये भी उन्हीं में से केस होगा। मेरे हल्के से, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, वो पर्सनल हो जाएगी, लेकिन वो उनकी हालत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत दे। आप जरा मुझे बात भाई करने देना, आपने बात मुझे आवाज नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि मैं आ जाती हूं कि जो आटे की बात है वो इंसानियत की तौहीन हुई है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ थोड़ा बहुत आप लोग वो सिरी पाए से बाहर निकले आपकी लीडरशिप, और वो देखे सानिया निश्तर ने कैसे आईटी के जरिए कोरोना में लोगों को पैसे दिए और लोगों की इज्जत नफ्स बरकरार रखी। आपका ख्याल है कि लोगों के मुंह पे आटे का थैला मारने से आपको लोग वोट देंगे? लोग आपको बताएंगे। और ये आपको जो मैं कह रहा हूं ना कि आप आए इलेक्शन में, चले मैं छोटा भाई आपको बेटा कह दिया, मैं वापस ले लेता हूं, आप भाई है मेरे, लेकिन मैं वो कहता हूं आपको लग पता जाएगा कि लोग भाई के इतराज नहीं, जिस अंदाज में आपने कहा था छोटा भाई है मेरा, उससे मेरी फ्रैंकनेस है। लेकिन मैं इमरान मीर साहब से भी बात करना चाहता हूं। आप कहते हैं आप इनसे बातचीत करें। अच्छा, जब हमने असेंबली को इस्तीफा दिया, इन्होंने कहा हम इकट्ठे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कहा आपने इलेक्शन कराने, तो मरियम साहिबा ने पूरी बाजमात कहा सबने कि जी आप असेंबलियां तोड़ दें पंजाब की और केपी की। अब उससे भागे, उसके बाद कहते हैं हम इलेक्शन इसलिए नहीं कराते। नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, वैसे तो आप इनको चोर डाकू कहते हैं, यकीन नहीं करते इनकी उस बात पे आपने कितना यकीन कर लिया कि इनके कहने पे आपने असम्बलियां कर दी। बात को दोहरा दूं, मैं कह रहा हूं मैं पूरी बात करूं कि जी आप एक बोन अब इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि सिक्योरिटी नहीं है, अब कह रहे हैं इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि पैसे नहीं है।
अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि एक दिन नहीं। और ये सब बहाने हैं, ये तो सब बहाने हैं, किसी को भी ज़हन में नहीं लगता, हमारे ज़हन को भी नहीं लगता। सिक्योरिटी भी है, पैसे भी हैं, माहौल भी है, इनके पास वोटर नहीं है। और वोटर क्यों नहीं है? ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सारे बहाने हैं और कोई इनका हक नहीं है कि इसहाक डार जैसा बंदा अगला बजट बनाए जिसने 1 साल में इस कौम की चीखें निकला दी हैं। इमरान खान ने घर बनाए। चले अनफॉर्चुनेटली अब्बासी साहब आई हैव टू वाइंड अप हियर। आप जब इलेक्शन में जाएंगे टाइम बहुत शुक्रिया दानियाल का, दानियाल चौधरी साहब का, इमरान मीर साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।